ट्रांसलेशन मोशन का एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। 2 टाइप का होता है, एग्जाम्पल देखे थे। मूविंग कार स्ट्रेट लाइन पर जो गन से बुलेट निकलता है वो भी हो गया। फिर आता है रोटेशनल मोशन पर, रोटेशनल मोशन भी देखे थे हम, उसका भी एग्जाम्पल देखे थे। जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, कार व्हील्स हो गया, व्हील मिल्स हो गया, ये सब हो गया क्या, रोटेशन मोशन। आज हम लोग न्यू टॉपिक पर आ रहे हैं जो कि है टॉर्क। नाम सुना है ना? यस ये बहुत ही, मैकेनिक्स में कोई है यहाँ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है? यस सर। यस सर। ये आपके लिए, ये सब मैकेनिकल के हैं। यस सर। मैकेनिकल वालों ये बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग का मस्ट टॉपिक है और आप ही लोग पर ही ये टॉपिक ज़्यादा यूजेबल है। चैप्टर थोड़ा क्रिटिकल है, समय थोड़ा लगेगा। पहले समझना है क्या नहीं है, टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है। पहले तो लिनियर मोशन में पढ़े थे, रोटेशनल मोशन भी पढ़े हैं। जैसे कि मान लीजिए लिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम ए से सूचित करते हैं, करते कि नहीं? और उसी को अगर रोटेशनल में लाएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। वेलोसिटी को आप लिनियर में ds अपन dt करते थे, डिस्प्लेसमेंट और विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और एंगुलर में वेलोसिटी को हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ। वैसी तरह फोर्स को हम एम ए लिनियर में मानते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और टॉर्क में मानेंगे, और उसी को टॉर्क एक फोर्स है, उसी को यहाँ पर मानेंगे मोमेंटम अपन टाइम के साथ। तो टॉर्क एक अच्छा सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। टॉर्क अलग है, फोर्स अलग है। फोर्स लिनियर में माना जाता है और एंगुलर रोटेशनल में जब आते हैं तब उसको टॉर्क कहा जाता है। जब रोटेशन करते हैं ना, लिनियर में फोर्स और रोटेशनल ये सब में टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट, रोटेशनल, माउंट ऑफ रोटेशन, ये सब में आएगा तब टॉर्क आएगा। देखते हैं आज टॉर्क के बारे में। इससे पहले आप लोग पढ़े तो होंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, उसको थोड़ा रिमाइंड कीजिए। शुरू करते हैं टॉर्क। टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? टॉर्क का डेफिनेशन है बहुत सिंपल, वो हम आपको दिखा रहे हैं। टॉर्क एन एंगुलर मोमेंटम एंड देयर रिलेशन। सबके पास सिलेबस है, सिलेबस में ये टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड देयर रिलेशन। तो टॉर्क के हम थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे, टॉर्क के डायमेंशन देखेंगे, टॉर्क का यूनिट देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। टॉर्क का सारा चीज़ हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अगर आप लोग कभी पढ़े नहीं हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टॉर्क का एक नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का और एक नाम होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कहीं भी कुछ लिखा रहे, ये भी लिखा रहे तो मान लीजिए टॉर्क कह रहा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखा रहे ये भी मान लीजिए तो टॉर्क कह रहा है। यानी टॉर्क का तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। एक हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये सब क्या है? टॉर्क है। The torque or moment of the force about the fixed axis defined as the turning effect product by the force N is measured by the product of force and the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of the force। जैसे कि ये हो गया आपका डिस्क के अंदर एक एक्सिस होता है, यहाँ मान लीजिए एक्सिस है और यहाँ से यहाँ की दूरी r है,
अगर परपेंडिकुलर हम इसको खींचेंगे और ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तब इसको हम कहेंगे टॉर्क। यानी टॉर्क का कहने का मतलब है जिस फोर्स हम लगाते हैं वो फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा परपेंडिकुलर हो। हर बार याद रखिएगा ये चीज़, टॉर्क में फोर्स लगाने वक्त परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर हो तो उस डिस्क को घुमाने में, रोटेट करने में आसानी रहेगा। बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग के पास देंगे, पता चल जाएगा। देखिए टॉर्क तब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अभी सिर्फ टॉर्क के बारे में ही बोला जाएगा, इससे आगे एक बात भी नहीं होगा। टॉर्क लास्ट में अगर नहीं पता चलेगा तो हमको बोलिए कि नहीं पता चला। जैसे कि टॉर्क डिपेंड करता है कहाँ कहाँ। मान लीजिए कभी आप लोग नाट खोलते हैं ना रेंज से, खोलते हैं ना, बोला जाए हाँ या ना? यस सर। ये मान लीजिए नट है और इसको हम रेंज माने हैं, इसको इससे रेंज से हम नट को खोलेंगे। तो ये टॉर्क जो नट खोलने का जो किस किस पर डिपेंड करेगा, कब कैसे करेंगे ताकि नट वो आसानी से खुल जाए। ठीक है, कहाँ पर फोर्स लगाएं कि वो आसानी से नट खुल जाए। तो पहले तो हम जितना फोर्स लगाते हैं टॉर्क भी उतना होता है, और किस जगह पर फोर्स लगाएंगे और किस एंगल पर फोर्स लगाएंगे ताकि वो पता चले कि ये टॉर्क अच्छा काम कर रहा है। तो फर्स्ट इसका 3 डिपेंड करता है, हाउ मच फोर्स, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना होगा टॉर्क। व्हिच पॉइंट अप्लाइड फोर्स, किस पॉइंट पर हम किस जो रेंज होता है उसको कहाँ पकड़े ताकि वो टॉर्क ज़्यादा आए, और किस एंगल पर पकड़े ताकि वो टॉर्क ज़्यादा आए। ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है टॉर्क। एक नंबर तो डिपेंड करता है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ज़्यादा ऊपर जा रहा है, मतलब ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगाएंगे किसी रेंज को खोलने के लिए तो उसका टॉर्क भी ज़्यादा होगा। थोड़ा सा टाइट लगेगा बट जब खुल जाएगा तो पूरा घूमने लगेगा स्पीड से, जितना फोर्स अगर जोर से देंगे तो। और किस एंगल पर, देखिए मान लीजिए ये एक रेंज है, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर उसको फोर्स लगाते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं और उसी रेंज को अगर यहाँ से फोर्स लगाते हैं, आप कह सकते हैं किसका जोर ज़्यादा लगेगा। इसमें जोर ज़्यादा देना पड़ेगा ना इसमें ज़्यादा जोर देना पड़ेगा खुलने के लिए? ऑब्वियसली बाहर में जो फोर्स लगाएंगे वहाँ जोर ज़्यादा लगेगा, और अंदर जो रहेगा यहाँ से पकड़ के अगर खींचेंगे तो इसमें जोर कम लगेगा, यानी यहाँ फोर्स कम लगेगा। इसका कहने का मतलब है ये जो रेडियस है यहाँ से जो डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ से यहाँ रेडियस जब यहाँ कर दिए तो यहाँ का जो टॉर्क है वो आसानी से घूमने लगेगा। यहाँ से जो खोलने का कोशिश करेंगे लेकिन वो आसानी से नहीं खुलेगा। कभी रेंच यूज किया है? किया है सर। यस सर। हाँ, और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, दरवाजा को खोलिए। मान लीजिए दरवाजा का यहाँ एक क्या बोलते हैं स्क्रू लगा हुआ है, ये फिक्स्ड है दरवाजा यहाँ क्या है फिक्स करके लगा हुआ है। इतना बड़ा दरवाजा है, अगर इसको यहाँ से ढकलते हैं तो खुलने में थोड़ा सा परेशानी होगा, बट यहाँ से जब उसको ढकलते हैं तो खुलने में अच्छा रहेगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। कभी भी घर के दरवाजा पर खोल के देखिए तो पता चलेगा। वैसा ही सेम कंडीशन में रेंज के बगल अगर अंदर में यानी बीच में पकड़ेंगे तो वह नाट खोलने में दिक्कत होगा,
बट रेंज के बाहर में जब पकड़ेंगे यानी बाहर से जब फोर्स लगाएंगे तो नट खोलने में अच्छा रहेगा। इसका कहने का मतलब है नट से जो इसका डिस्प्लेसमेंट है जितना हम बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ाए हैं तो इसको खोलने में आसानी हुआ, यहाँ से यहाँ तक जब किए थे इसको आर्क को जब छोटा माने थे यहाँ के तब इसको खोलने में कठिनाई हुआ है। यानी आर्क जो है मोमेंट, इसको कहते हैं हम लोग यहाँ मोमेंट ऑफ आर्म। याद रखिएगा आर्क को यहाँ कहा जाता है रेडियस नहीं, मोमेंट ऑफ आर्म। यानी मोमेंट ऑफ आर्म जितना बड़ा होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है? मोमेंट ऑफ आर्म जितना कम होगा टॉर्क उतना ही कम होगा। कंडीशन 3 बहुत कम जगह मिलेगा ये कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, मोमेंट आर्म जितना कम होगा टॉर्क उतना कम होगा, मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग दरवाजा को देखे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग रेंज को भी देखे हैं, एग्जाम्पल के लिए और भी एक देखिए। अपने अपने हाथ पर कलम लीजिए और कलम को बीचों पर मारिए, देखिए कलम नहीं घूमेगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर उसी कलम को हम बाहर मारते हैं, एक कोना पर मारते हैं, देखिए वो कलम घूमने लगेगा। क्यों? इसका कहने के मतलब है कि जब हम बाहर फोर्स लगाते हैं तब उसका जो रोटेशनल है वो ज्यादा होता है, रोटेशन मोशन जो होता है वो ज्यादा होता है, और अंदर जब लगाते हैं तब उसका रोटेशन क्षमता कम हो जाता है। यहाँ तक दिक्कत है? देखिए एक बार कोशिश करके, आप लोग के पास सभी के पास कलम है। एक नंबर कंडीशन, फोर्स जितना लगाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा होगा। दूसरा नंबर कंडीशन में मोमेंट ऑफ आर्म को जितना बड़ा करेंगे टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा नंबर कंडीशन पर आते हैं, जितना हम एंगल को बड़ा करेंगे वह टॉर्क ज्यादा करेगा, यानी उसमें रोटेशन ज्यादा होगा। यहाँ से यहाँ तो मोमेंटम आर है, आर लिखा हुआ है, इसको आगे बढ़ाए हैं, इस एंगल को थीटा माने हैं। इस कंडीशन पर देखिए, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन पर टॉर्क होगा, कोई बता सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो है आर है और फिर इसको हम यहाँ तक बढ़ाए हैं, इसको अगर इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो आर टॉर्क आएगा? बोलिए, इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क आएगा, घूमेगा? टॉर्क आएगा मतलब क्या, रोटेट करेगा, हाँ या ना? इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो बाहर तरफ खींचेंगे, और अगर इसको यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ जो कलम को एक बार पकड़िए और पूरा कलम को खींचिए दोनों तरफ से, देखिए तो रोटेट कर रहा है। यानी थीटा का वैल्यू जितना कम होगा टॉर्क नहीं बनेगा, थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा। यहाँ से यहाँ थीटा का वैल्यू 0 है ना, जब थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो कभी भी रोटेट नहीं करेगा और टॉर्क क्या होगा, थीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो टॉर्क भी जीरो होगा। अगर इसको यहाँ फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर इधर से फोर्स लगाते हैं इस पर, तब ये जाके रोटेट करने लगेगा। अदरवाइज यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ तो रेंज फिक्स्ड है, इसको अगर यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो फोर्स तो इधर ना भागेगा। अब देखिए थीटा को जब हम जितना बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, जब थीटा को हम 90 डिग्री पर लाए तब उस हो गया क्या, उसमें टॉर्क पैदा होगा। अब इस एंगल पर इसको अगर घुमाते हैं तो ये घूमने लगेगा, यानी जितना थीटा बढ़ेगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। फॉर्मूला देख लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला है टॉर्क का।
ये मान लीजिए डिस्टेंस है, मोमेंट पोजीशन वेक्टर है, मोमेंटम आर है और ये फोर्स है। व्हेन द फोर्स एफ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ ए, अगर ओ ए से अगर ये परपेंडिकुलर है तो देन टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, एफ परपेंडिकुलर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क लगाने वाला है, मैक्सिमम टॉर्क इस पर लगता है। मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब मोमेंट ऑफ आर्म और फोर्स के बीच परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम टॉर्क लगता है। यानी जब मोमेंटम आर्म और फोर्स पर परपेंडिकुलर हो तब रोटेट ज्यादा होगा और टॉर्क भी ज्यादा लगेगा। ये एक टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर एफ बोथ आर वेक्टर, देन टॉर्क भी वेक्टर हो गया। ये भी एक क्वेश्चन आएगा, टॉर्क कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला आएगा, ये भी एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को उठा दिए तब इसका फॉर्मूला हो गया क्या, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यहां तक दिक्कत है टॉर्क का फॉर्मूला में? इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मतलब समझते हैं, ये जो इधर गया, कभी कभी तो इसका फोर्स इधर भी लग सकता है। इसका जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन मस्ट रखता है आपका न्यूमेरिकल पर भी। डायरेक्शन को आप बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल बनाने में गलत हो जाएगा। जैसा कि ये हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज, इधर फोर्स लगेगा तो एंटी क्लॉक, माने इधर से घुमाएगा तो एंटी क्लॉक होगा, इधर से घुमाएगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा। और उसी को अगर इधर से घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज, उसका वैल्यू एक ही आएगा। मान लीजिए किसी को हम एक ये है डिश है, इसमें अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, ओके, और यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना, 2 मीटर है। यानी क्या, यानी मोमेंट ऑफ आर्म जो है वो 2 मीटर का है, और कितना न्यूटन फोर्स लगाते हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। हाउ मच टॉर्क फील, ये क्वेश्चन अगर कहा जाए, छोटा सा क्वेश्चन है, तो टॉर्क कितना होगा उस क्वेश्चन पर लिखा रहेगा हाउ मच टॉर्क इन दिस, एक नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी लिखा रख सकता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो आपको टॉर्क निकालने में तो आएगा आर इंटू एफ कर दीजिएगा, टॉर्क आ जाएगा, आर इंटू एफ कर दीजिएगा तो टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क हो गया कितना, 20। ये डायरेक्शन के लिए बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा। 20 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, यानी हो गया कितना, 20 हो गया। अब जो 20 हो गया, 20 का मतलब क्या है, अब ये किस डायरेक्शन पर जा रहा है, यानी इधर से जब हम फोर्स लगाते हैं तो इधर जाता है, और इधर जब जाता है तो क्या होता है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब होगा तब इसका वैल्यू होगा क्या, माइनस पर, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ जो टॉर्क निकला वो टॉर्क कितना निकला,
20 न्यूटन आंसर होगा, नॉट ओनली 20 न्यूटन आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। कभी कभी डायरेक्शन लिखा भी रहता है, कभी कभी डायरेक्शन नहीं लिखा रहता है, इसीलिए डायरेक्शन को जब भी टॉर्क का कोई न्यूमेरिकल कीजिएगा तो डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज या तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा। ये है आपका डायरेक्शन, ये चीज मस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर पर। इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द मोमेंट ऑफ टेकन एज नेगेटिव, तब होगा क्या, नेगेटिव, एंड द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। यहां तक किसी का दिक्कत? इसके लिए हम दो एग्जांपल ले सकते हैं। एक तो स्क्रू ड्राइवर देखे हैं, इसका दो नियम है। स्क्रू ड्राइवर देखे हैं कोई? यस सर। हाँ, स्क्रू ड्राइवर को जब स्क्रू का हम अंदर करते हैं, स्क्रू ड्राइवर में जब हम स्क्रू को अंदर करते हैं, अंदर जब जाता है तो कौन सा डायरेक्शन पर घुमाते हैं, क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। जब स्क्रू टाइट देते हैं तो कौन सा क्लॉक होता है, क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज? इसका दो नियम है, एक थंब रूल है, एक स्क्रू रूल है। स्क्रू रूल में जब स्क्रू को हम टाइट देते हैं तो वो अंदर की ओर जाता है, और टाइट जब देते हैं अंदर की ओर जाता है तो वो क्लॉकवाइज होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए हर चीज पर इमेजिन करना पड़ेगा। और जो क्लॉकवाइज होगा तब उसका जो फोर्स होगा, मोमेंट होगा, मोमेंट जब होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्क्रू को घुमा रहे हैं, और स्क्रू को एक बार टाइट कीजिए, स्क्रू को एक बार खोलिए, खोल के देखिए उसका जो एक्सिस होगा वो बाहर की ओर आएगा, और जब टाइट कीजिएगा उसका जो एक्सिस होगा, जो फिक्स पॉइंट यानी परफेक्ट पॉइंट है, जो एकदम फिक्स पॉइंट है, वो अंदर की ओर जाएगा, और जो खोलिएगा तो वो बाहर की ओर आएगा। एक होगा आउटवर्ड, एक होगा इनवर्ड। इनवर्ड जो होगा वो होगा क्लॉकवाइज और उसमें लगेगा नेगेटिव, और आउटवर्ड जो एक्सिस होगा वो होगा पॉजिटिव और वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक कोई दिक्कत है? डायरेक्शन ध्यान दीजिए, हम एक एग्जांपल से आपको दिखाएंगे डायरेक्शन पर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू के नियम से स्क्रू को जब हम घुमाते हैं यानी टाइट करते हैं वो क्लॉकवाइज होता है, स्क्रू को जब हम खोलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। स्क्रू को जब अंदर करते हैं यानी टाइट करते हैं तो इनवर्ड हो जाता है, और स्क्रू को जब हम खोलते हैं वो हो जाता है आउटवर्ड। आउटवर्ड इनवर्ड ये शब्द इसीलिए बोल रहे हैं कि जो फिक्स पॉइंट है, यानी स्क्रू जो है वो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट अंदर की ओर जा रहा है तो हो गया क्लॉकवाइज, फिक्स पॉइंट बाहर की ओर आ रहा है तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया स्क्रू रूल। इसमें और एक रूल है थंब रूल। अपना हाथ को देखिए, डायरेक्शन पता चेक कीजिए, हाथ को मुट्ठी बनाइए, उंगली को जो आपका उंगली होता है उसको ऊपर कीजिए और घुमाते रहिए। देखिए ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाहर की ओर आ रहा है तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। दिखाएं आपको फोटो करके, और जो अंदर की ओर आएगा वो क्लॉकवाइज है। देखिए मुट्ठी बनाइए, ये आप मुट्ठी बनाए हैं, इसका अंगुली इधर जा रहा है, इसका अंगुली इधर जा रहा है, ये हो गया आपका एंटी क्लॉक, यानी इसका जो क्या बोलते हैं, वो जो मोटा वाला उंगली जो आता है ऊपर रहता है, यानी इस रूल पर पता चलेगा जो वो उंगली जो ऊपर उठा हुआ है वो हो गया आपका
आउटवर्ड यानी एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसको नीचे कर दीजिए, देखिए डायरेक्शन फिर चेंज हो जा रहा है, उल्टा घूमने लगता है यानी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब भी होगा तो उसका जो थंब जो होगा वो नीचे की ओर होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका जो थंब होगा वो ऊपर की होगा। ऊपर होने का मतलब है वो आउटवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड जब भी होगा वो पॉजिटिव होगा। नहीं समझ रहा है? आ रहा ये दो, हाँ ये दो रूल है। आ रहा सर। एगो थंब बनाइए, थंब को ऊपर की ओर कीजिए तो देखिए एंटी उंगली सब जो है चारों उंगली एक साथ कीजिए और उसको घुमाइए। जब घुमा रहे हैं वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और फिर जो थंब है उसको नीचे कीजिए, फिर उसको घुमाइए, देखिए वो क्लॉकवाइज हो रहा है। जब हम थंब को नीचे करते हैं तो वो हो जाता है इनवर्ड, जब हम थंब को ऊपर करते हैं तो वो हो जाता है आउटवर्ड। आउटवर्ड जब भी होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और इनवर्ड जब होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज जब होगा तो वो नेगेटिव होगा। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। एक स्क्रू रूल पर, स्क्रू को जब हम टाइट करते हैं तो वो हो जाता है क्लॉकवाइज यानी इनवर्ड, इनवर्ड होने के कारण वो नेगेटिव, और वो जब खोलते हैं स्क्रू को तो वो बाहर की ओर आता है यानी आउटवर्ड, आउटवर्ड होने पर वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये दो नियम है डायरेक्शन को पहचानने के लिए टॉर्क के ऊपर। टॉर्क वैज्ञानिक ने डायरेक्शन को पहचानने के लिए ये दो नियम बनाए थे, एक हो गया स्क्रू रूल और दूसरा हो गया क्या, दूसरा आपका थंब रूल। अब यूनिट जो होगा फोर्स का वही है न्यूटन मीटर, टॉर्क का डायमेंशन भी वही है। आप डायरेक्शन के लिए हम एक आपको दे रहे हैं, आप बताइएगा, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन पर ये फोर्स लगेगा। मान लीजिए ये एक, इसी में बनाते हैं थोड़ा सा डार्क करके, ये एक रिजिड बॉडी है, डायरेक्शन याद आया कि नहीं ये चीज हमको पता करना है। ये एक्सिस है, एक्सिस है, इसको ये पाइवट कर दिए यानी ये फिक्स कर दिए, पाइवट कर दिए। यहाँ एक पॉइंट लिए हैं पर पी, इसको पी पॉइंट से यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो यह फोर्स हो गया F1। किसका ज्यादा फोर्स होगा, F1, ये हो गया F2, ये हो गया F3, ये हो गया F4, ये हो गया आपका F5, अब यहाँ पर आपको बताना है ये फोर्स हो गया आपका, फोर्स का घर हो गया यानी F1, F2 करके 2 किए हैं हम, यहाँ F3 हो गया, ये डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन बताना है। F1 का डायरेक्शन कहाँ है, कोई बताइए F1 का डायरेक्शन क्या है। और सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लग रहा है, लार्ज फोर्स, लार्ज फोर्स किस पर लग रहा है, ये थीटा है।
यहाँ से यहाँ की दूरी r है। यहाँ देख के कैसे पता चल रहा है किसका फोर्स ज्यादा है? मान लीजिए यहाँ से घुमा रहे हैं आप इसको, किस डायरेक्शन पर घुमा रहे हैं और किसका फोर्स ज्यादा है? F1 का फोर्स क्या है? F1 का फोर्स क्या है? कुछ है? हाँ या ना? Yes, sir. F2 का फोर्स? और डायरेक्शन बताइए। F1 का डायरेक्शन कहाँ है? यानी उसका फोर्स तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पैरेलल जब जाएगा तो फोर्स नहीं होगा। इसको फोर्स लगाने के लिए यहाँ से करना होगा। अभी हम कलम का लिए, कलम को देखिए दो तरफ से खींचिए, उसमें कुछ घूमेगा, रोटेट करेगा, यानी F का फोर्स 0 हो गया, F1 का फोर्स 0। F2 का फोर्स लगेगा, ये तो F2 फोर्स यहाँ से यहाँ घुमा रहा है, यानी इधर से इसको घुमा रहा है, यानी इसका फोर्स लगेगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। फिर अभी तक रूल नहीं समझे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये उल्टा, क्लॉकवाइज तो होता है इधर, यानी F3 का F2 का जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और F3 का जो होगा फोर्स वो होगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। F4 का जो होगा ये क्लॉकवाइज होगा, और F5 का जो होगा ये भी क्लॉकवाइज होगा। अब लार्ज फोर्स कब लगेगा? जब हम बार बार कह रहे हैं कि टॉर्क का एक ही नियम है, जो सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा वो है परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर है, यानी F3 पर सबसे ज्यादा फोर्स होगा और F5 पर सबसे ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर पर है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए डायरेक्शन को। इमेजिन नहीं कीजिएगा तो डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। स्क्रू वाला एक स्क्रू को टाइट कीजिएगा, इनवर्ट पर झुकेगा तो क्लॉकवाइज, इनवर्ट से आउटवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। थंब को बैठा के कीजिए, देखिए उसमें भी दिखेगा आपको। दिख रहा है? हाथ दिख रहा है? ये उंगली Yes, दिख sir. रहा है? ये ऊपर की तरफ है, यानी Yes, sir. ये ऊपर की तरफ है, यानी क्या है? आउटवर्ड। आउटवर्ड जब हो रहा है, देखिए उंगली सब देखिए किधर घूम रहा है, उंगली सब किधर घूम रहा है? इधर घूम रहा है, इधर इधर घूम रहा है ना? Yes, sir. इधर जब Yes, घूमेगा sir. देखिए एंटी क्लॉक होगा ना, और ये जो ऊपर है एंटी क्लॉक जब भी होगा तो वो क्या होगा? उसका एक्सिस होगा आउटवर्ड। एंटी क्लॉक जो भी हो जब भी होगा तो उसका एक्सिस क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ये जो उंगली है दिख रहा है ना, ऊपर की ओर है, मतलब क्या? ये आउटवर्ड हो गया और घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए ये हो गया आपका आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। अब फिर इसको अगर नीचे कर देते हैं, देखिए नीचे जब किए, नीचे जब किए देखिए कैसा घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ये उंगली दिख रहा है, Yes, sir. ये दिख रहा है, Clockwise. ये उल्टा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ये जो थंब है वो कहाँ है? नीचे की ओर है। नीचे की ओर होने का कारण इसको क्या कहेंगे? इनवर्ड। जब ये इनवर्ड होगा तो इस कैलकुलेशन पर होगा क्या? ये नेगेटिव। और जब आउटवर्ड होगा तो ये कैलकुलेशन पर होगा पॉजिटिव। ये दो चीज याद रखना है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, ये दो ही चीज ध्यान में रखना है। इसका डायरेक्शन ध्यान में रखना है, क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? जी sir. इसी डायरेक्शन, इधर से आया तो ये एंटी क्लॉक, इधर से रोटेट किया तो क्लॉक, ये एंटी क्लॉक सॉरी, और इधर से रोटेट किया तो क्लॉकवाइज। यहां तक किसी का प्रॉब्लम? हाँ, और एक चीज इसमें कंडीशन है, जब हम बार बार कह रहे थे यह यहाँ पर इस पॉइंट पर क्यों
टॉर्क नहीं होता है। ये चीज भी हम देखेंगे। नो टॉर्क ऑफ दी रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी पर कभी किसी जगह पर टॉर्क नहीं होता है, और वो कौन जगह पर टॉर्क नहीं होता है वो चीज हम देखेंगे। सब जगह टॉर्क देखें कि सब जगह टॉर्क हो रहा है, सिर्फ एक जगह जो है, 3 जगह जो है रिजिड बॉडी पर टॉर्क नहीं होगा, यानी उस बॉडी को हम किसी भी हालत में नहीं घुमा सकते हैं, और वो जगह कौन जगह है वो चीज हम देखेंगे। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए किस जगह पर वो होगा जो वो उसको हम नहीं घुमा पाएंगे। देखिए ये एक रिजिड बॉडी है, ओके, यहां से यहां तक की दूरी कितना है ये तो फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, और यहां से जो यहाँ की दूरी है मोमेंट ऑफ आर्म आर है, यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, उस बॉडी को घुमाने के लिए यानी रोटेट करने के लिए हम यहाँ से फोर्स लगाने की कोशिश करें। देखिए ये हो गया आपका, फोर्स लगाने की कोशिश किया है थीटा एंगल पर, तब थीटा एंगल के 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा एफ साइन थीटा और एक होगा एफ कॉस थीटा। अब देखिए किस जगह पर, इस जगह से अगर इसको रोटेट करेंगे तो भी असली ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अगर इस जगह पर इधर से फोर्स लगाएंगे, फोर्स किधर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं हम इधर, तो ये चीज रोटेट करेगा। फोर्स अगर बाहर की ओर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, तो ये रोटेट नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब है कि जब एफ कॉस थीटा पैरेलल थ्रू द एक्सिस, इस एक्सिस पर ये जो लाइन है ये अगर पैरेलल होगा, ध्यान दीजिए ये जो लाइन है ये पैरेलल होगा, ये पूरा लाइन पैरेलल पर होगा, तो कभी भी टॉर्क नहीं लगेगा। तब इस जगह पर टॉर्क एफ कॉस थीटा जो है वो कभी भी नहीं लगेगा। तब क्या होगा, टॉर्क यहाँ क्या हो जाएगा, 0 होगा। और 0 होने का मतलब है ये किसी भी तरह से यहाँ से हम इसको नहीं घुमा सकते हैं, इसको सिर्फ खींच सकते हैं और एक्सिस के साथ उसको बैलेंस कर सकते हैं, बट इसको नहीं घुमा सकते हैं। एक कंडीशन देखे हैं, इस बॉडी को उस जगह पर टॉर्क नहीं लगता है, इस बॉडी पर पैरेलल होगा एक्सिस के ऊपर, तब वो कभी टॉर्क नहीं होगा। तो इस जगह पर ये कभी भी टॉर्क नहीं पैदा कर सकता है। टॉर्क भले ही इधर पैदा कर सकता है, यहाँ पैदा कर सकता है, यहाँ 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 कर सकता है, बट इस जगह पर टॉर्क नहीं पैदा कर सकता है। दूसरा कंडीशन कब नहीं कर सकते, सिंस एफ कॉस थीटा पैरेलल टू मोमेंट ऑफ आर्म, और इस मोमेंट ऑफ आर्म पर यहाँ पर ये जब पैरेलल हो जाएगा सर, इसके पैरेलल पर आ जाएगा। सर हाँ बोला जाए, बोला जाए। मतलब सर उसको घुमा रहे किधर से? एक पेन है, मान लीजिए, एक मिनट, कब नहीं लगेगा, मान लीजिए ये पेन फिक्स्ड है यहाँ, जस्ट इस जगह पर इमेजिन कीजिए और इस पॉइंट को इमेजिन कीजिए, दिख रहा है ना उंगली में पॉइंट, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। कलम को हम इधर कर दिए, अगर कलम को हम इस तरह से खींचेंगे तो कलम क्या हो रहा है, इधर जा रहा है बट घूम रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये यहाँ से ये ढक्कन तो खोल जाएगा कलम का, लेकिन ये घूमेगा नहीं। घुमाने के लिए शायद आपको इसको यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके घूमेगा। यहाँ अगर फोर्स लगाएंगे तो कलम इधर ही आएगा, नहीं घूमेगा। इधर आ जाएगा फोर्स लगाएंगे तो, लेकिन नहीं घूमेगा। यानी यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, ये जो एफ कोस थीटा है, यहाँ पर अगर फोर्स लगाएंगे तो किसी हालत में वह नहीं रोटेट करेगा। रोटेट कर रहा है, देखिए तो रोटेट कर रहा है, फिर देखिए रोटेट कर रहा है, नहीं रोटेट कर रहा है। अगर फोर्स को हम यहाँ से लगाए, देखिए ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक्सिस पर जो भी रहेगा, यहाँ पर इस लाइन पर जो भी रहेगा, वो कभी भी टॉर्क नहीं पैदा कर सकता है। पर सर नट तो हमेशा मतलब खुलते टाइम तो रोटेट करना पड़ता है ना। रोटेट करना पड़ता है, हाथ को कैसे करते हैं, पीछे से कैट कैट करके मारते हैं,
ना उसको सीधा सीधी खींचते हैं, ऐसे ऐसे ना ढकलते सर हैं ना, खींचेंगे क्यों, देख, उसको तो हाँ ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करते हैं नट को खोलने के लिए। ये जो स्टिक है ना, नट बोला है ये, इसको ऐसे 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 करते हैं तब जाके नट खोलता है। नट को हम इधर करेंगे तो कभी नहीं खुलेगा। मतलब सर रेंच के पीछे में अगर झटका मारेंगे तो उससे नहीं खुलेगा। देखिए ये रेंज हो गया आपका, ये जगह रेंज दिख रहा है ना। यस सर, यस सर। हाँ, इधर अगर फोर्स दें करेंगे, यानी इस तरफ अगर फोर्स लगाएंगे, यानी यहाँ से पकड़ के हम इधर खींचेंगे तो ये घूमेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और फिर अगर इसको अगर नो यहाँ सर। नहीं मार के अगर इसको यहाँ मारेंगे, धक धक करके मारते हैं, ऐसे करके खोलने के लिए, नहीं तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, या तो ऊपर करते हैं या तो नीचे करते हैं। यस सर, इसके अकॉर्डिंग टू यस सर। इसके पैरेलल तो हम उसको नहीं ना कर सकते हैं, इसके पैरेलल उसको खींच सकते हैं। इसको खींचने के लिए सिर्फ एक ही सिंपल बात है कि ये सिर्फ बैलेंस में रहेगा, ना आपको रेंज घूमेगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। नहीं समझे? यहाँ मतलब इधर, यहाँ से यहाँ तक अगर फोर्स लगाएं तो ये कभी भी इधर भी नहीं होगा और ये कभी इधर भी नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम पर रह जाएगा, माने स्थिर रह जाएगा। यहाँ रेंज लगा हुआ है, रेंज लगाइए, रेंज को इधर से, रेंज को यहाँ पकड़िए और इधर खींचिए, यहाँ पकड़िए इधर खींचिए, तो देखिए नट नहीं खुलेगा। पहले एक बार एक्सपेरिमेंट कर देखिए, एगो रेंज लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एगो स्क्रू ड्राइवर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एगो हाथ से कीजिए, ये सब करके देखिए कहाँ कहाँ टॉर्क लगता है। एक चीज हम बता दिए कि इस जगह पर टॉर्क नहीं होगा और इसके पैरेलल पर जो भी रहेगा कभी टॉर्क नहीं होगा। यानी थीटा अगर जीरो होगा, थीटा का वैल्यू अगर जीरो होगा, उसमें भी ये सब ध्यान रखिएगा, थीटा अगर जीरो होगा तो पर भी टॉर्क नहीं लगेगा, और इस पर यहां से इस जगह का अगर परपेंडिकुलर होगा तो पर भी टॉर्क नहीं लगेगा। और एक कंडीशन है, इस एक्सिस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो पर भी टॉर्क नहीं होगा, इस एक्सिस पर फोर्स लगाने से भी टॉर्क काम नहीं करेगा। यानी आर, अगर आर का वैल्यू अगर कुछ भी जीरो है, उस कंडीशन पर भी टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। आर का वैल्यू जीरो मतलब समझ, यहाँ से यहाँ तक आर का डिस्टेंस था ना, अगर आर का वैल्यू जीरो है, आर का वैल्यू कुछ नहीं, यानी इसी पर, इस जहां नट है वहां से ही हम उसको फोर्स लगाएंगे, नहीं होगा। अगर हमर से अगर उसको मारेंगे तो पर भी कुछ एंगल से उसको मारेंगे तो पर भी जाके वो खोलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। यानी आर जीरो होने पर भी टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। थीटा जीरो होने पर टॉर्क जीरो होगा। किसी भी रेंज को खोलने के लिए कुछ ना कुछ थीटा का जरूर अवश्य है। अगर थीटा को बहुत ज्यादा 90 डिग्री तक का किया जाए तो खोलने में अच्छा रहेगा। बहुत तरह का रेंज है, वैसे है कि आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं। यानी इसके लिए डिपेंड करता है एंगल, एंगल होना जरूरी है। एंगल जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा। और मोमेंट ऑफ टर्म, मोमेंट ऑफ आर्म अगर पैरेलल होगा उसमें भी टॉर्क जीरो होगा। यानी तीन कंडीशन पर टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। और 3 नंबर कंडीशन, मोमेंट ऑफ आर्म, यहाँ रेडियस नहीं है, ये बार बार बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ आर्म अगर जीरो होगा उस जगह टॉर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तब आज के लिए टाइम हो गया, इतना ही तक। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, टॉर्क में और थोड़ा बढ़ेंगे। टॉर्क बहुत बड़ा चैप्टर है, टॉर्क में जितना डिस्कस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये मैकेनिक्स का बहुत एक टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। एंगुलर मोमेंटम नेक्स्ट क्लास होगा, कल से एग्जाम है, आराम से एग्जाम दीजिए। शायद कल परसों एग्जाम है, बीच में एक दिन छुट्टी है।
ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। आज थैंक यू। थैंक यू सर। जो भी होगा विशाल कुमार, नीतीश कुमार, जो भी होगा आप अपने एक बार हमसे कांटेक्ट कीजिए कुछ क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है, उसमें नंबर भी आपको लेना है। ठीक है। जी